वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है निशित मिश्रा और आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मैंने आपसे बोला था कि अब हम पर डे जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आर के उनको हम लगाएंगे। तो पिछली क्लास में हमने देखे थे मिसलिनियस के क्वेश्चन, आज की क्लास में हम बात करेंगे जियोग्राफिक क्वेश्चन। इस तरीके से हम बदल बदल के डेली जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे जिससे आपकी प्रॉपर तैयारी हो सके, एक प्रॉपर होल सोल आपको आइडिया मिल सके कि आखिरकार किस विषय में आपकी तैयारी कितनी चल रही है और आपको क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है और सवाल जो है ये है ऑस्ट्रेलिया से। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के स्टेट दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी हुई है जो कि आपको बतानी है। तो सही मिलान करना है इसका। देखिए जो न्यू साउथ वेल्स स्टेट है इसकी राजधानी है साथियों सिडनी, तो पहले का दूसरा। जो क्वींसलैंड है इसकी राजधानी है ब्रिस्बेन। जो विक्टोरिया स्टेट है इसकी राजधानी है मेलबर्न और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ, यानी इसका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए आर में इस तरीके के मिलान वाले सवाल काफ़ी आते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। देखिए इसमें एक तरफ सूची दी हुई है, दूसरी तरफ ये कब बने हैं ये पूछा गया है। तो देखो ये चारों के चारों बिल्कुल अपने सही क्रम में ही लगे हुए हैं, ठीक है। ललित कला अकादमी 1954 में बनी है, संगीत नाटक अकादमी 1952 में बनी है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 में बना है और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र 1979 में बना है। तो 1, 2, 3, 4 ही इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं ज्योग्राफी का। टाइगर रिजर्व, अक्सर करके टाइगर रिजर्व से प्रश्न आ जाते हैं, आपको पता होने चाहिए। अब इनमें से ये पूछ रहा है कौन सा एमपी में स्थित नहीं है, ये पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन है अमानगढ़, बांधवगढ़, कान्हा और संजय डुबरी। तो देखो नीचे वाले तीनों एमपी में है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो अमानगढ़ है ये यूपी में नहीं है, ये एमपी में है, मतलब सॉरी ये एमपी में नहीं है, ये यूपी में है, ध्यान रखना। नीचे वाले तीनों एमपी में है लेकिन अमानगढ़ यूपी में है। यूपी में अगर आप देखोगे तो अमानगढ़ है, बिजनौर है, ठीक है, दुधवा है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। तो अमानगढ़ यूपी में है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से पूछ रहा है यूपी में कौन कौन से कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं। तो देखो यूपी में अगर आप देखोगे तो यूपी में इनमें से 2 जो है संयंत्र यूपी में है। पहला दादरी भी यूपी में पड़ता है, ठीक है, दिल्ली के पास ही है। और दूसरा सिंगरौली जो है सोनभद्र की तरफ। तो 2 और 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना। बाकी जो है यूपी में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है इनमें से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो सबसे अधिक जो ऊर्जा प्रदान करता है, ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, विटामिन, दूसरा विटामिन, लवण, जल, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, चौथा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों ही अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कभी आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी आ रही हो, मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरा ब्लड शुगर बहुत डाउन हो गया है और आपको अचानक से चक्कर आने लगे, तो ऐसे में आप कुछ वसा युक्त सामग्री का सेवन कर लीजिए। वसा युक्त मतलब जैसे जिनमें हाई जो है फैट हो। जैसे मान लो आप मिठाई खा लो, तो अगर आप मिठाई खा लोगे, रसगुल्ला खा लोगे या बर्फ़ी खा लोगे, तो उसमें क्या होता है, बहुत हाई क्वालिटी फैट होता है। तो अगर आप उसका सेवन कर लोगे तो आप ये पाओगे कि आपके शरीर को तत्काल ऊर्जा उत्पन्न, मतलब आपका शरीर जो है तत्काल ऊर्जा को प्राप्त कर लेगा, ठीक है। यही स्थिति कार्बोहाइड्रेट के साथ है, यही स्थिति प्रोटीन के साथ है। आगे देखो अगला सवाल है कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। तो देखो ये सारे के सारे जो है बाल्टिक सागर के किनारे हैं, चाहे लाताविया हो, चाहे पोलैंड हो, चाहे लाताविया हो, रूस हो, स्वीडन हो, रूस हो, सारे के सारे, ठीक है। जो स्वीडन और नॉर्वे दिखाई दे रहे हैं ये बाल्टिक सागर के किनारे स्थित नहीं है। और स्वीडन और नॉर्वे को जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ इन्हें स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है, ठीक है, स्कैंडिनेवियाई देश। ये जो है लाताविया है, लिथुआनिया है, ठीक है, इनको जो है हम बोलते हैं बाल्टिक देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये करंट का है, इसे छोड़ दो, आगे बढ़ो।
हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखो, पहला ऑप्शन है ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में है। दूसरा ऑप्शन, यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। अब इसमें से सही पूछ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जो हिमालय का त्रिशूल शिखर है ये उत्तराखंड के बागेश्वर में तो है, ये बात सही है, मैं खुद इसको देख चुका हूँ। लेकिन ये चोटी जो है 7500 मीटर से अधिक ऊंची नहीं है, ये गलत है। तो इसका जो है केवल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? अब यार इस सवाल को तो आप ऑप्शन से ही कर सकते हो, मतलब आपको नॉलेज नहीं है लेकिन अकल है तो भी आप कर ले जाओगे। अब स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात हो रही है, स्थल माने जमीन। अब जमीन में जो है पर्वत भी आ जाएगा, अर्धशुष्क क्षेत्र भी आ जाएंगे, निम्न स्थलीय क्षेत्र भी आ जाएंगे, लेकिन जमीन में सागर शामिल होगा क्या? नहीं होगा ना। तो यही इसका सही जवाब है। भाई स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सागर का क्या काम है? सागर का कोई काम नहीं है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखो, पार्वती अर्गा रामसर स्थल कहाँ पर स्थित है? देखिए रामसर साइट जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछी ही जाती हैं, यूपी का कोई भी एग्जाम। रामसर साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट रामसर साइट जो हैं पूरे भारत में उनको एक साथ डिस्कस कर लूँगा, जिससे आपको कभी भी दिक्कत ना हो। फिलहाल इस सवाल को देखते हैं। देखिए पार्वती अर्गा जो है गोंडा जिले में है, बिल्कुल सही बात है, और ये एक पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस स्थान पर हुई? ऑप्शन है चंडीगढ़, नागपुर, हैदराबाद, पांडिचेरी। तो ध्यान रखना इसका सही जवाब है साथियों पांडिचेरी। 1974 में पहला कृषि विज्ञान केंद्र। इनमें से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? तो कौन सी नदी घाटी? देखिए अब इनमें आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है। वैसे तो आप देखोगे तो गंगा बहुत बड़ी नदी घाटी है, बहुत बड़ा एरिया कवर करती है। यमुना भी बहुत बड़ा एरिया कवर करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ब्रह्मपुत्रा बहुत बड़ा एरिया कवर करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन सब के बारे में बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है जो ऑप्शन में है उनके बारे में। तो जो दी हुई है उनमें आपको बताना है। ऑप्शन है कावेरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती, और सही जवाब है इसका कावेरी। कावेरी के बारे में आपको बता दूँ, कावेरी को कहा जाता है राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखना, कावेरी बेसिन को क्या बोलते हैं? राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया। ठीक, सॉरी ये कावेरी नहीं है, इसका होगा कृष्णा। मतलब राइस बाउल का जवाब जो है, जो मैंने बताया ना आपको राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया, वो कावेरी नहीं, वो कृष्णा होगा। इसका तो जवाब कावेरी। ठीक है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब बना है? 2017 में, जब बाबा जी पहली बार मुख्यमंत्री बने उस समय इसकी स्थापना की गई थी। लक्ष्य क्या है इसका? लक्ष्य है किसानों की आय को 2 गुना करना। अब हुआ है नहीं हुआ है वो बात की बात है, लेकिन हाँ है तो है। इनको काल अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या बना? ठीक है, तो देख लीजिए इसको। चलिए देखिए इनको। देखिए अब ये कब कब बने हैं ये आपको बताना है। देखो नाबार्ड की स्थापना हुई है 1982 में। ठीक है, ध्यान रखना। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, इसकी वो जानकारी नहीं है, इसको मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ केसीसी मुझे पता है, किसान क्रेडिट कार्ड, ये आया है 1998 में। ठीक है, और ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई है, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों की, 1975 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन्हें क्रम से लगाओगे तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा 1975 यानी 4, उसके बाद आएगा 1982 यानी 4 1, और 4 1 केवल एक ही ऑप्शन में हमें मिल रहा है, तो सही जवाब ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। आगे देखो, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्म्स राइट अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी यानी पौधों की संरक्षण के लिए जो अधिनियम आया है, ये आया है सन 2001 में। याद रखना, महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बना? बहुत ही सिंपल सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये बना है 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को गठन हुआ है राष्ट्रीय विकास परिषद का। यहाँ पर आपको राष्ट्रीय विकास परिषद के साथ साथ एक चीज़ और पता होनी चाहिए, जो कि है योजना आयोग। योजना आयोग कब बना है? योजना आयोग बना है साथियों 15 मार्च 1950 को। हालांकि योजना आयोग आपका नाम, उसका नाम चेंज हो गया है अब।
15 मार्च 1950 को बना है योजना आयोग और 6 अगस्त 1952 को बना है एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। दोनों ही इंपॉर्टेंट है साथियों। दोनों का ही जो अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। ध्यान रखना, भारत का प्रधानमंत्री ही योजना आयोग, जिसको वर्तमान में अब नाम चेंज करके जो है इसका नाम योजना आयोग का चेंज करके कर दिया है नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 से इसका नाम चेंज करके अब कर दिया है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो पहले योजना आयोग था। संरचना लगभग अभी भी वही है, जो अध्यक्ष योजना आयोग का होता है वही एनडीसी का होता है और दोनों का ही अध्यक्ष होता है साथियों भारत का राष्ट्रपति। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सिडबी आपको मिलने वाला है साथियों लखनऊ में। ध्यान रखना, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। इनमें से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? यानी इससे हमें पता चलता है कि आपको ना केवल जनजातियां पढ़नी है बल्कि कौन सी जनजाति किस जिले में है यूपी में, ये भी आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, तभी काम बनेगा, वरना आप इस प्रकार के सवालों को कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं फिलहाल आंसर इसका कि ये तीनों जो है वाराणसी में पाई जाती हैं, लेकिन सहरिया और पहरिया जनजाति जो है वाराणसी में नहीं पाई जाती। आप लोग जरा मुझे कमेंट करके बताना कि ये जनजाति उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही फेमस। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? देखो यहाँ पर आपको 2 सवाल पता होने चाहिए, एक तो गंगा और दूसरा यमुना। ठीक है, ये दोनों ही आपको पता होने चाहिए कि गंगा कहाँ से एंटर करती है और यमुना कहाँ से एंटर करती है। देखो गंगा की बात करूँ तो गंगा उत्तर प्रदेश में एंटर करती है बिजनौर से, ठीक है, और बलिया से बाहर हो जाती है। यमुना की अगर हम बात करेंगे तो यमुना एंटर करती है यूपी में सहारनपुर से, ठीक है, और यमुना कहाँ समाप्त हो जाती है? तो सबको पता है इलाहाबाद के संगम पे यानी प्रयाग पर यमुना मिल जाती है गंगा से, और माना जाता है वहीं पर यमुना की कहानी समाप्त हो जाती है। तो ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, गंगा कहाँ से एंटर करती है और यमुना कहाँ से एंटर करती है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सुगमता सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखो, यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है। दूसरा, यह भारत में एमएसएमई हेतु व्यापार सुगमता को आकलित करता है। तो देखिए सुगमता जो सूचकांक है ये जुड़ा हुआ है सार्वजनिक बैंकों के प्रदर्शन को इंडिकेट करने के लिए, मतलब उनको कैलकुलेट करने के लिए कि वह कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके लिए बना है सुगमता सूचकांक। इसका एमएसएमई से कोई लेना देना नहीं है। आगे देखो अगला सवाल, बालकाश झील इनमें से किस देश में स्थित है? देखिए झीलों से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। जैसे बालकाश झील के बारे में पूछा है तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, ये कजाकिस्तान से है। ठीक है, अब झीलों के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ देने की कोशिश करता हूँ। जैसे दुनिया की जो सबसे बड़ी झील है वो है कैस्पियन सी। ध्यान रखना, कैस्पियन सी ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है, क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर रहा हूँ। सेकंड जो लार्जेस्ट है वो है आपका जो अमेरिका में है, जिसका नाम है लेक सुपीरियर। ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर आप पानी के हिसाब से देखोगे, ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें जो अभी हमने देखा लेक सुपीरियर ये मीठे पानी की है, और इनमें जो अभी हमने इससे ऊपर देखा कैस्पियन सी वो खारे पानी की है। इसके अलावा दुनिया की सबसे गहरी झील पूछे तो फिर आप बताना लेक बैकाल। लेक बैकाल झील दुनिया की न केवल सबसे गहरी झील है बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी झील भी है। कहा जाता है ये झील ये जो झील है ये 25 मिलियन साल पुरानी है। 25 मिलियन साल का मतलब हो गया 2.5 करोड़ साल पुरानी है ये झील, ऐसी मान्यता है। दूसरा, साफ पानी की झील है, रूस में मौजूद है और दुनिया की सबसे गहरी झील है। चलिए इसके अलावा एक चीज़ और आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। जैसे झीलों से, दुनिया की सबसे लंबी झील अगर पूछे दुनिया की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो दुनिया की जो सबसे लंबी झील है वो है टंगानिका। ध्यान रखना कहाँ पर है, टंगानिका, ये आपको मिलेगी अफ्रीका में, ठीक है, और करीब करीब 650 किलोमीटर लंबी है ये, ध्यान रखना। लेक टंगानिका ये दुनिया की सबसे लंबी झील है। और झीलों के बारे में हम बात करें तो दुनिया की सबसे
सबसे खारे पानी की जो झील है, दुनिया की सबसे खारे पानी की झील है वान झील। ठीक है, वान झील जो कि पड़ती है तुर्की में, ये दुनिया की सबसे खारे पानी की स्थित झील है। ठीक, अगर सबसे नीची झील कौन सी है दुनिया में, तो वो है हमारा डेड सी। डेड सी सबसे नीचे है, समुद्र तल से बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और ये कहाँ पर है, ये है इज़राइल और जॉर्डन की सीमा पर, ध्यान रखना। डेड सागर मतलब मृत सागर से कहते हैं, डेड सी। ठीक है। एक और देख लो, अगर कभी आपसे सवाल पूछे कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील नौकागम्य, जहाँ पर नौका चलाई जा सकती है, वो कौन सी है, तो वो है लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका जो कि कहाँ पर है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो है ये भी पता होना चाहिए कि महाद्वीपों के अनुसार जो झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है लेक एशिया, हाँ जी, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, ध्यान रखना, लेक कैस्पियन या कैस्पियन सागर एशिया की। अफ्रीका की जो सबसे बड़ी झील है वो है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इसी लेक विक्टोरिया से निकली है नील नदी। नील नदी के भी दो भाग हैं, वाइट नील मतलब वाइट नाइल और ब्लू नाइल, इससे निकली है वाइट नाइल। ठीक है, ये अफ्रीका की हो गई। यूरोप की देखोगे तो यूरोप की सबसे बड़ी झील है लेक लडोगा। ठीक, यूरोप की सबसे बड़ी झील है लेक लडोगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ी झील है वो भी आपको बता देता हूँ, उसका नाम है लेक आयरे। लेक आयरे ये सबसे बड़ी झील है किसकी, ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है लेक सुपीरियर। ठीक है, इनको आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, पेपर में से बिल्कुल सवाल मिलेगा आपको। दक्षिण अमेरिका की जो सबसे बड़ी झील है वो है लेक टिटिकाका। ठीक है, और अगर कोई पूछे कि अब कौन सा रह गया, यही तो सारे के सारे महाद्वीप हो गए, एक और रह गया अंटार्कटिका, उसको भी देख लो। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी झील है लेक वोस्टोक। ठीक है, तो ये हो गई दुनिया की सबसे बड़ी झीलें। ठीक है, तो झीलों से ध्यान रखना। चलिए एक सवाल और देख लो इसमें। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाइए। तो सबसे पश्चिम में इसमें जो पड़ेगा वो पड़ेगा महदहा, उसके बाद नंबर आएगा सेकंड नंबर पे लेखैया का, फिर नंबर आएगा पैसारे का, और फिर नंबर आएगा वीरभद्रपुर। यानी इसमें जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा 4, 2, 1, 3। ठीक है, यानी जब आप पढ़ रहे होगे हिस्ट्री भी, तो हिस्ट्री में भी आपको जो है देखना पड़ेगा कि इनकी जियोग्राफिकल लोकेशन कहाँ पर है, क्योंकि इनको नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ या फिर ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट लगाने को पेपर में आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। धीरे धीरे करके हम ये पूरा रिवीजन अपना जो है समाप्त करेंगे। सारे के सारे विषयों का रिवीजन मैं आपको यहाँ करवा दूंगा। प्रतिदिन हम एक नया सब्जेक्ट लेकर के आएंगे रिवीजन के लिए, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। अगर इसमें किसी सवाल में कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमारे पेड ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जो कि चल रहे हैं बिहार PCS के लिए, यूपी PCS के लिए, उत्तराखंड PCS के लिए, हरियाणा PCS के लिए, ठीक है, और राजस्थान के लिए। तो कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।